हेलो एवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की। इसमें अपना देखिए कॉन्सेप्ट है जीव उत्पत्ति का सिद्धांत। मतलब जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर सिद्धांत दिया वैज्ञानिकों ने। तो अपने जो पहले वैज्ञानिक है जिनका नाम है लैमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। देखिए दोनों के बारे में एक साथ बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखना न पड़े, यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। तो एक ही में एक्सप्लेन हो जाएगा दोनों वैज्ञानिक के बारे में, और साथ में दोनों में अंतर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अंतर भी हो गया, ये इसके बारे में लिख दोगे आप, इसके बारे में, तो अंतर भी हो जाएगा और दोनों के बारे में भी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो लैमार्कवाद है, इन्होंने देखिए क्या कहा था कि जो जीव होता है ना, अब जीव अपने उत्पत्ति हुई जैसे जीव की, अब वो प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें घुल मिलेगा। ठीक है, तो वहां से उसको कुछ गुण प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ से मैं घूमा, चला फिरा, कूदा, तो ये सारे मुझे गुण प्राप्त हुए धीरे धीरे करके, है ना। तो ये सारे गुण देखने को मिलेंगे उनकी संतानों में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये लैमार्कवाद का कहना है कि वह जो है उसमें जीवों में जो मतलब जीवन चक्र जो उनका चलता है उसमें अगर ये उनको गुण प्राप्त होते हैं प्राकृतिक से, तो वह जो गुण है वह देखने को मिलेंगे उनकी संतानों में। तो जैसे इसका उदाहरण बताया था लैमार्कवाद ने जिराफ के बारे में। तो जिराफ कहा जाता है कि जिराफ का जो सिर है ना, वो पहले छोटा हुआ करता था। तो उनको भोजन करने के लिए पेड़ों से छाल लेनी पड़ती थी। तो ऐसे मुंडी ऊपर कर करके उनका जो है जो गर्दन का साइज है वो बढ़ गया। तो इसी प्रकार से जो लैमार्कवाद है उनका कहना ये है कि जिराफ के बच्चे भी है उन्हीं के जैसे लंबी गर्दनों वाले होते हैं। अब देखिए जो डार्विनवाद है इनका क्या कहना था। डार्विनवाद ने कहा कि देखो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि जो जीव है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको अनुकूल होना पड़ेगा, तब जाके वह जीवित रह पाएगा। मतलब प्रकृति से जुड़कर उसको रहना पड़ेगा, उसी में अनुकूल होना पड़ेगा। और ये अनुकूल होने के बाद जो उनमें गुण रहेंगे वही पाए जाएंगे किसमें, उनकी संतानों में। ऐसा कहना था डार्विनवाद का। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है इनकी पुस्तक के बारे में कि जो लैमार्कवाद है इन्होंने पुस्तक लिखी और उसमें सारी ये चीज़ें वर्णन है उसका पुस्तक में, ये सारी चीज़ें जैसे यह पॉइंट बाय पॉइंट लिखे। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ये सारे पॉइंटों को भी। तो लैमार्कवाद है, इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजिक। और उसके बाद है डार्विनवाद, इन्होंने पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये इनकी पुस्तकों के नाम है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिए हैं दोनों की पुस्तकों के बारे में। लैमार्कवाद ने अपना पहला बताया था कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है जीवों पर। जैसे मान के चलिए कोई जीव है, वह रहने वाला है गर्मी के मौसम वाला जीव। जैसे कोई राजस्थान का जीव है, ऊँट को ले लीजिए, है ना। अब ऊँट को एकदम सर्दीले इलाके में छोड़ दिया जाए तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, या तो वह बीमार पड़ जाएगा और बीमार पड़ने के बाद हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि वातावरण का प्रभाव जरूर से पड़ता है, और ऐसा भी हो सकता है वातावरण से उसको मतलब कि तूफान, आंधी तूफान, इन सभी चीज़ों से उसको लड़ना पड़ता है जीव को। और साथ साथ इन सभी से लड़ करके यदि वह सरवाइव कर जाता है तो अच्छा, इन सभी का फायदा भी है। यदि जीव जो है इन सारे पॉइंटों से निकल निकल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वह जीव बन जाता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बन जाता है। जैसे हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है व्यायाम वगैरह करना, तो हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है काम करने से, वैसे ही जीवों के लिए भी है कि जैसे वातावरण का प्रभाव, अंगों का अनुपयोग, और यदि वह वातावरण से निकल जाता है, मतलब सर्वाइव कर जाता है उस वातावरण में, जो भी उसका वातावरण है, या गर्मी का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम हुआ, या अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आंधी तूफान भी आ गया, तो उससे बचकर सर्वाइव कर जाता है एनिमल, तो उसकी जो है अगली सीढ़ी आ जाती है जिसका नाम है अंगों का उपयोग और अनुपयोग। कहा गया है इस पॉइंट में कि यदि कोई एनिमल अपना कोई अंग है उसका उसका प्रयोग करता है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, और उपयोग नहीं करता है तो वो धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। जैसे सुना होगा पहले कि जो मानव शरीर है उसकी पहले पूंछ हुआ करती थी, बंदरों जैसी, तो उसका यूज कुछ था नहीं वैसे, तो धीरे धीरे वह लुप्त हो गई।
जैसे और इसका है ना अंगों का उपयोग, मतलब जो अंगों का उपयोग करेंगे वह जो है वृद्धि हो जाएगा। तो हम हाथ का प्रयोग करते हैं, पैर का उपयोग करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का उपयोग करते हैं। तो एक प्रकार से वह वृद्धि होती है। जैसे हम व्यायाम करते हैं तो हमारे मसल्स वगैरह निकल आते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बताया। और इसमें तीसरा पॉइंट है उपार्जित गुणों की वंशानुति, मतलब जो भी उसको गुण प्राप्त हुए हैं जब उसने जन्म लिया इस पृथ्वी पर, तो जो भी उसको गुण प्राप्त हुए बाहरी चीज़ों से, तो वह वो जो गुण है उनकी वंशानुति हो जाएगी, मतलब उसके वंश में वह जो गुण चलने लगेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लैमारवाद का कहना है। अब हम समझ लेते हैं डार्विनवाद, इन्होंने क्या कहा था। इनका जो पहला पॉइंट है इनका भी ये है वातावरण का अनुकूल। देखिए इन्होंने कहा था वातावरण का प्रभाव, प्रभाव यानी पूरा सर्दी गर्मी वाला। लेकिन इन्होंने कहा था कि जो वातावरण है यदि उसमें जीव अनुकूल कर लेता है तो वो सरवाइव कर जाएगा। वातावरण में ये है कि इसमें अनुकूल जब नहीं कर पाएगा तो वह उसकी डेथ भी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इसका वो बता दिया इससे इस वातावरण से निकलने का तरीका कि यदि वातावरण में जीव जो है सर्वाइव कर जाता है या अनुकूल कर लेता है, अपने आप को ढाल लेता है। जैसे गर्मी के इलाके में ऊँट ने अपने आप को ढाक लिया और सर्दी में सर्दी वाले जीवों ने ढाक लिया, मतलब अनुकूल कर लिया अपने आप को, ढाल लिया, ढाक रहा है, ढाल लिया। तो कहना का मतलब ये है कि वातावरण में अपने आप को अनुकूल कर लेना। तो भारत जैसे देश में कई सारे मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी ऋतु। तो इसमें क्या है, जो अपन लोग हैं ना वो सारे जितना भी वातावरण है ना उस सभी में ढल जाते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर केवल सर्दी सर्दी पड़ रही है, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है, तो उनको यदि हम यहाँ पर लाएं तो वो नहीं रह पाएंगे, अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे उस हिसाब से, यानी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या तो वह डेथ हुई हो सकती है उनकी। तो कहने का मतलब ये है, हम जैसे वातावरण में रह रहे हैं उसमें अनुकूल हो जाना, तो उसमें हम जो है सर्वाइव कर जाएंगे। तो हमारा शरीर भी और स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डेवलप होने लगता है। दूसरा है यहाँ पर जाति संघर्ष। तो अब जाति संघर्ष तो देखने को मिलता है आजकल। तो यहाँ पर जंतुओं में क्या, मानव में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि लड़ाई वगैरह हो जाती है आपस में ही, है ना, वो सी है जाति संघर्ष। जाति संघर्ष में एनिमल में होता है कि यदि शेर है तो शेर क्या करेगा, शिकार करेगा किसी दूसरे जंतु का, जानवर का, तो वहाँ पर उनका संघर्ष हो रहा है। और ये जो जाति संघर्ष है, एक तो सजातीय संघर्ष होता है जो अपनी अपनी कैटेगरी के, अपनी जाति के रहते हैं, जैसे हिरण हुआ और वो भी उसी जाति का हिरण, तो वो हो जाएगा सजातीय। और ये दूसरी जाति का रहता है, जैसे शेर हुआ और हिरण हुआ, तो उनमें दूसरी जाति का रहता है संघर्ष। लेकिन सजातीय यानी एक ही जाति का संघर्ष कहलाता है सजातीय संघर्ष। और शेरों में भी ऐसा होता है कि मान के चलिए किसी ने शिकार किया और दूसरा शेर लेकर चला गया, तो उनमें भी क्या है, एक सजातीय संघर्ष है। तो जाति संघर्ष का मतलब समझ चुके हैं। उसके बाद है ये तीसरा प्रकार जो है भोजन व आवास। जैसा कि मैंने आपको इसमें ही बता दिया था, भोजन और आवास का संघर्ष देखने को मिलता है उनमें, मतलब कि जो पावरफुल रहेगा उसी का दबदबा देखने को मिलता है। तो ये भी संघर्ष है। और भोजन और आवास के संघर्ष चलते एनिमल की मृत्यु भी हो जाती है, उन्हें अपनी जान ही गंवानी पड़ती है। जो कमजोर जानवर रहता है वो अपनी जान गंवा बैठता है, जो स्ट्रांग बचता है आखिरी में वह जीता रहता है। तो ये सारे देखने को मिलते हैं। और ये बताया था किसने, डार्विनवाद में। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई, लैमार्कवाद के बारे में हो गई और डार्विनवाद के बारे में हो गई, और अंतर भी हो गया, देखो साथ साथ एक्सप्लेन करने के साथ साथ अंतर भी हो गया दोनों में। अब इसी से शब्द आता है डार्विनवाद से नव डार्विनवाद, इसी से बनता है शब्द। लीजिए यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, नव डार्विनवाद। इसका मतलब ये है नव डार्विनवाद का कि, इसको एग्जांपल समझाऊं पहले। ये ए है, ये बी है, इनकी संतान है क्या, ए बी। अब ये जो ए बी संतान है, ए बी में ए बी जो संतान है इसमें गुण आ गया ये सी।
तो जो सी है ये कहलाएगा क्या, इसमें उत्परिवर्तन कहलाएगा। और ये उत्परिवर्तन ही क्रिया कहलाती है नव डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 2-3 सिद्धांत हो गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा नव डार्विनवाद। इसका उदाहरण ये रहा, ये है किसका, नव डार्विनवाद का। इसी प्रकार से ये जो उत्परिवर्तन यहाँ पर हमने देखा कि नव डार्विनवाद में बताया था कि उत्परिवर्तन हो गया जीन में। जैसे ए और बी यहाँ पर माता पिता हैं और ये इनका संतान है यानी जीन है, और जीन में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया यानी उत्परिवर्तन। तो ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन होते जाते हैं। तो पहले मानव जो शरीर था उसमें पहले पूंछ हुआ करती थी, तो धीरे धीरे वह जो लुप्त होने लगी क्योंकि उसका यूज नहीं रहा बिल्कुल। तो अपने जो पूर्वज माने जाते हैं वो बंदर को माना जाता है। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है।